हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 भूगोल का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने किया तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप, जिसमें ऑलरेडी हमने पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख लिए हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कर लिए हैं, महत्वपूर्ण एमसीक्यूज भी कर लिए हैं। आज सारी चीजों का करेक्ट बनाकर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन लेके मैं आपके सामने आया हूं कि इस चैप्टर के वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, इस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 6 से 12 तक की सारी पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क कर सकते हैं। यानी आपको बिना कोई पेड सब्सक्रिप्शन लिए, बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए निःशुल्क शिक्षा का अवसर कक्षा 6 से 12 तक के लिए कहां मिल रहा है? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है। तो इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये महत्वपूर्ण सेशन। अब इसमें पहला प्रश्न बहुविकल्पी या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस में है। पहला यह है कि आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में लोगों का एक बड़ा अनुपात कार्य करता था। अब देखिए, जो प्रारंभिक अवस्थाएं थी, आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो प्रारंभिक अवस्थाएं थी, जो इनिशियल फेजेस थे, उन इनिशियल फेजेस में ज्यादा से ज्यादा लोग कहां काम करते थे? प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या चतुर्थ क्षेत्र। जाहिर सी बात है कि मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि शुरू में आदिकालीन स्थिति से लेकर और आगे बढ़ते गए जैसा क्रम, तो पहले किस पर? भोजन और भोजन संग्रहण और आखेट, कृषि, ये सारी पशुपालन, इन पर ही चलता था। तो ये सारा का सारा किन क्षेत्र से रिलेटेड है? प्राथमिक क्षेत्रों से रिलेटेड, यानी कि इसका क सही जवाब हो जाएगा। तो आर्थिक विकास की जो प्रारंभिक अवस्थाएं थी उसमें पहले प्राथमिक क्षेत्रों में लोग ज्यादा कार्य करते थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? खेती, व्यापार, आखेट या बुनाई? तो जाहिर सी बात है, खेती किससे संबंधित है? तो खेती है आपका प्राथमिक क्रिया। ठीक है, इसके अलावा जो व्यापार यानी व्यापार और वाणिज्य यानी ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो क्या है? वो है आपका तृतीय क्रिया, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, आखेट भी प्राथमिक क्रिया है, बुनाई द्वितीय क्रिया है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? व्यापार। हमने पढ़ा है तृतीय क्रियाओं में क्या क्या? व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें क्या है? सारी के साथ संचार, ये सब के सब चीजें तृतीय क्रियाकलाप में आती हैं। वकील और शिक्षक किस प्रकार के क्रियाकलाप में आते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। देखिए, वकील और शिक्षक दोनों क्या प्रोवाइड करते हैं? दोनों अपनी सेवाएं देते हैं। ठीक है, यानी दोनों क्या करते हैं? सर्विसेज देते हैं। ठीक है, देश को, समाज को, सबको। तो ये जो सर्विस देने वाला पूरा कंसेप्ट है वो किसका है? तृतीय क्रियाकलाप या टर्सरी एक्टिविटीज के अंदर आता है। सही जवाब क्या हो जाएगा? तृतीय क्रियाकलाप। ठीक है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? इस्पात प्रगलन, वस्त्र निर्माण, मछली पकड़ना, टोकरी बुनना। अब ये दो और ये सब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। मछली पकड़ना ये प्राथमिक क्रिया में चला जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मछली पकड़ना। ग इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक युग में महिलाओं की संख्या किस क्रियाकलाप में अधिक है? तृतीयक, द्वितीयक, चतुर्थक या प्राथमिक? सही जवाब क्या हो जाएगा? तृतीय क्रियाकलाप। तो आधुनिक युग जो है यानी जो मॉडर्न डेज है, इसमें जो सर्विस सेक्टर, आप देखिए औरतें क्या कर रही हैं? डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियरिंग कर रही हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, है ना, ट्रांसपोर्टेशन में, इसके अलावा टूरिज्म में वुमेन्स का काफी, होटल मैनेजमेंट आप देखते हैं कि बहुत सारे औरतें काम करती हैं। तो जो नया ये पूरा सर्विस सेक्टर या टर्सरी एक्टिविटीज डेवलप हो रहा है, तृतीय क्रियाकलाप जो बढ़ रहे हैं, इसमें आपको महिलाएं ज्यादा काम करती हुई दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी वाला जो पूरा पार्ट है ना, ये तृतीय क्रियाकलाप में है और वहां महिलाएं ज्यादा दिखती हैं। तो तृतीय किसका सही जवाब हो जाएगा? उच्च बौद्धिक व्यवसाय यानी हाई इंटेलेक्चुअल प्रोफेशनलिज्म जो है, यहां किस प्रकार के क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? सही जवाब क्या हो जाएगा? चतुर्थक। तो जो बौद्धिक या ज्ञानोन्मुख वाला जो काम होता है, इसके अनुसार संचार प्रौद्योगिकी वाला जो पूरा काम है, सूचना प्रौद्योगिकी वाला, ये सारी की सारी चीजें क्या है? शोध, विश्वविद्यालय का अध्ययन, जिसमें अधिक से अधिक इंटेलेक्चुअल नॉलेज चाहिए, ये सब चतुर्थक क्रियाकलापों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आगे देखिए। विज्ञापन, कानूनी सेवाएं, जनसंपर्क किस प्रकार की सेवाएं हैं? मनोरंजन की सेवाएं, वाणिज्य सेवाएं, विनिर्माण सेवाएं, परिवहन व संचार सेवाएं। सही जवाब क्या हो जाएगा? वाणिज्य सेवाएं। तो विज्ञापन, कानूनी सेवाएं, जनसंपर्क, ये सारी चीजें क्या है? ये वाणिज्य सेवाएं होती हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटीज कही जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है? बुनाई, खेती, व्यापार या विचारधारा की रचना? अब ये बुनाई क्या है? ये सेकेंडरी या द्वितीयक एक्टिविटीज है। खेती क्या है? प्राइमरी या प्राथमिक एक्टिविटी है। व्यापार क्या है? ये भी ये तृतीयक क्रियाकलाप है, टर्सरी एक्टिविटीज। ठीक है,
व्यापार और कॉमर्स की जो बात की जाती, लेकिन ये विचारधाराओं की जो रचना है, ठीक है, यानी आप अलग अलग तरह के जो विचार हैं, यानी ज्ञानोन्मुख बात है, इंटेलेक्चुअल्स की बात है ना, अलग अलग थॉट की जिसकी बात की जाती है, ये सब किसमें आ जाती है? पंचम क्रियाकलापों में, जिसमें नीति बनाना, निर्धारण करना, पॉलिसीज बनाना, ये सारी चीजें इसमें शामिल होते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? घ, विचारधाराओं की रचना। बाह्य स्रोतन, यानी इसको हम क्या कहते हैं? आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग, बार बार मैं इसकी चर्चा आपसे कर रहा था, ठीक, आउटसोर्सिंग। अब इसमें क्या, ये किस चीज को बढ़ावा देता है या किस चीज का ये एक तरह से नतीजा है? वो होता है वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये तेजी से और फैल रहा है, वैश्वीकरण, ठीक। और इसमें क्या उदाहरण आपको देखने के लिए मिलते हैं? बीपीओ, केपीओ, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये सारे करने वाले देश कौन से हैं? अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ये सभी। तो बिल्कुल ये सभी, ये सारे के सारे विकसित देश हैं जो क्या करते हैं? अपने बिजनेस को और उसकी दक्षता या क्वालिटी बढ़ाने के लिए और लागत को कम करने के लिए ठेका दे देते हैं विकासशील देशों में, जहां पर आसानी से लेबर मौजूद हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और उनका लागत भी कम आता है और अच्छा काम भी हो जाता है। तो ये इसका उदाहरण है जिसको आप ध्यान रखेंगे। ये आजकल पंचम क्रियाओं में, इसको ये आप ध्यान रखेंगे कि इसको हम किसमें? पंचम क्रियाओं में लेके चलते हैं, पंचम क्रियाएं, ठीक है, ये इसमें आ जाती हैं। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? बताइए, चतुर्थ सेक्टर से संबंधित कौन सा है? संगणक, विनिर्माण। अब एक ध्यान से शब्दों को पकड़ के एलिमिनेट कर सकते हैं। यहां लगा हुआ है विनिर्माण, संगणक किसको बोलते हैं? कंप्यूटर, अंग्रेजी में इसको कहेंगे कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक। अब कुछ लोग कंप्यूटर को देख के सोचेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, तो ये तृतीयक या चतुर्थक क्रियाकलापों से संबंधित होगा। लेकिन यहां शब्द विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये द्वितीयक क्रियाकलाप हो गया। जहां विनिर्माण होगा, जहां वस्तुओं को बनाया जाएगा, ये पूरा द्वितीयक क्रियाकलाप हो जाएगा। कागज और कच्ची लुगदी का निर्माण, एक बार फिर यहां निर्माण शब्द है। पुस्तकों का मुद्रण, यानी नई नई पुस्तकें छापी जा रही हैं, तो ये सारे के सारे द्वितीय क्रियाकलाप हैं। लेकिन जो विश्वविद्यालय अध्यापन है, यानी यूनिवर्सिटी टीचिंग, यूनिवर्सिटी टीचिंग, तो टीचिंग क्या है? ये एक क्या है? सेवा, यानी सर्विस सेक्टर हो गया, है ना। और ये भी क्या है? उच्च लेवल की ज्ञानोन्मुख बात है, तो ये चतुर्थ सेक्टर की बात हो जाएगी, विश्वविद्यालय अध्यापन, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। ख इसका सही जवाब हो जाएगा। बाह्य स्रोतन का व्यावसायिक क्रियाकलाप है, सूचना प्रौद्योगिकी, ग्राहक सेवा, मानव संसाधन, ये सभी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो आउटसोर्सिंग होती है उसमें क्या क्या करते हैं हम? सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको आईटी, जिसको बहुत आजकल पूरी दुनिया में छाया हुआ है ये, ठीक है, आईटी हब बनाए जा रहे हैं। इसका ज्यादा से ज्यादा इसमें बीपीओ, बीपीओ आ जाते हैं ना, तो ये आउटसोर्सिंग का सबसे अच्छा उदाहरण है। ग्राहक सेवा, जिसको क्या बोलते हैं? कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस, इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है? कॉल सेंटर, आपने नाम सुना होगा कई जगह, ठीक है, कॉल सेंटर। ये जो पूरा प्रोसेस है कॉल सेंटर का, है ना, इसको हम किस में रखते हैं? आउटसोर्सिंग में रखते हैं। आप कई बार क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां प्राइवेट लोगों को दे देती हैं कि आप हमारा कॉल सेंटर चलाइए, हमारे ग्राहकों को संतुष्ट करिए। मानव संसाधन का भी जो ह्यूमन रिसोर्स है, इसको भी हम क्या करते हैं? एक देश से दूसरे जगह में ठेके पर दे देते हैं और वो काम करते हैं, अपने नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं। एजेंसियां होती हैं, जैसे मान लीजिए कुछ एजेंसियों ने क्या किया? इंजीनियर्स को हायर किया, उन इंजीनियर्स को जिसको जरूरत होगी उसको आउटसोर्स कर देंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये सभी इसका सही जवाब हो जाएगा, सब आउटसोर्सिंग के हिस्से में आते हैं। वे काम जिनमें उच्च परिमाण स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा शोध चाहिए, है ना, इन्वेस्टिगेशन चाहिए, तो क्या क्या होंगे वो? उनको क्या कहते हैं? उनको चतुर्थ क्रियाकलाप के अंदर, यानी कि क्वार्टरनरी एक्टिविटीज के अंदर रखा जाता है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वे कौन से सेक्टर हैं जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? जाहिर सी बात है ये महानगर है देश के, और इसमें जो सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर जो है, वो ज्यादा से ज्यादा अब रोजगार प्रोवाइड कर रहा है। यहां पर आपको बहुत सारे कॉल सेंटर्स, यहां पर बड़े बड़े ऑफिसेस, लॉयर, एडवोकेट, है ना, इसके अलावा टीचर्स, डॉक्टर्स, ये सारी चीजें लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सेवा क्षेत्र यहां पर ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दो द्वितीय क्रियाकलापों के नाम बताइए। तो दो द्वितीय क्रियाकलाप में क्या हो गया? वाणिज्य तथा व्यापार, ठीक है, यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये क्या है? द्वितीय क्रियाकलाप है। इसके अलावा परिवहन एवं संचार क्रियाकलाप, यानी ट्रांसपोर्टेशन, अंग्रेजी में भी बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड
कम्युनिकेशन। तो ये वो दो महत्वपूर्ण क्रियाकलाप हैं जो द्वितीय क्रियाकलापों के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चतुर्थ क्रियाकलापों की विशेषता बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान एवं विकास पर केंद्रित होता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D के नाम से जानते हैं। ये महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी चीज की पहले रिसर्च की जाती है, उसका विकास किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोरोना आया था, तो कोरोना के लिए वैक्सीनेशन के लिए पहले रिसर्च किया गया होगा, फिर उसका विकास किया गया होगा। तो ये रिसर्च करके नई नई चीजें जो खोजी जाती हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम चतुर्थ क्रियाकलाप में रखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनुसंधान और विकास। चतुर्थ क्रियाकलाप विशिष्टीकृत ज्ञान, जिसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफाइड नॉलेज, किसी एक चीज का विशिष्ट ज्ञान। प्रौद्योगिकी कुशलता, यानी टेक्नोलॉजी में क्या होनी चाहिए, उसको बहुत ज्यादा एफिशिएंसी होनी चाहिए, पता होना चाहिए। प्रशासकीय सामर्थ्य, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, इनसे जुड़ी जो सेवाएं हैं वो सब चतुर्थ क्रियाकलाप में रखे जाते हैं, प्रशासन करना। चतुर्थ क्रियाकलाप सेवाओं का विपरीत रूप है। हाँ, तो आप कह सकते हैं कि सेवाओं का जो एक नेक्स्ट स्टेप जहां पर आप पहुंचते हैं वो चतुर्थ क्रियाकलापों में आता है। ठीक है, ग्रामीण विपणन केंद्र को परिभाषित कीजिए, क्या बोलते हैं, रूरल मार्केट सेंटर्स, रूरल मार्केट सेंटर। इसका मतलब ये हो गया कि देखिए, पूरे आपको पता है कि भारत जैसे देश में जहां पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी है, नगरीय अर्थव्यवस्था भी है, तो गांव में लोगों की जरूरत की चीजें प्रोवाइड करने के लिए छोटे छोटे बाजार लगाए जाते हैं। कई बार ये बाजार फिक्स नहीं होते हैं, तो साप्ताहिक या दैनिक रूप से भी लगाए जाते हैं। कई बार शाम का बाजार होता है, कई बार मंगलवार सोमवार बाजार होता है, जहां पर उनको आसपास की चीजें मिल जाती हैं। ग्रामीण विपणन केंद्र में आता है। किसी मुख्य ग्रामीण बस्ती में स्थापित स्थायी या अस्थायी व्यापारिक केंद्र को ग्रामीण विपणन केंद्र कहा जाता है। जैसे मान लीजिए गांव के आसपास कोई छोटा सा ऐसा जगह है जहां 2-4 दुकानें हैं, तो ग्रामीण विपणन केंद्र कहलाई जाएंगी। अस्थायी विपणन केंद्र उन बस्तियों में अधिकतर रखते हैं जहां कोई नियमित बाजार नहीं होता। स्थायी विपणन केंद्र यद्यपि स्वयं बड़े व्यापारिक केंद्र नहीं होते, परंतु इनसे ग्रामीण जनसंख्या की अधिक मांग वाली वस्तुओं और सेवाओं की फुटकर आपूर्ति सरलता से हो जाती है। तो फुटकर आपूर्ति यानी जो भी रिटेल की जरूरतें हैं, रोज की जो जरूरतें हैं छोटी छोटी ग्रामीण के लोगों को, वो जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रामीण विपणन केंद्र क्या होते हैं, सेटिस्फाइंग होते हैं या उसमें पर्याप्त होते हैं। पर्यटक प्रदेशों से क्या तात्पर्य है, तो हमने जब तृतीय क्रियाकलाप देखा था तो उसमें टूरिज्म एक महत्वपूर्ण रूप देखा था। ठीक है, कि पूरी दुनिया भर में ये सबसे बड़ा रेवेन्यू के हिसाब से व्यापार बना हुआ है, व्यवसाय बना हुआ है, और इससे दुनिया भर की कई सारी अर्थव्यवस्थाएं अपना काम चला रही हैं। हमने एग्जाम्पल में मालदीव का अर्थव्यवस्था भी देखा था, जो बहुत हद तक टूरिज्म पर आधारित है, और ये तृतीय क्रियाकलाप में आता है। तो अगर पर्यटक प्रदेशों से देखें तो भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर उष्ण जलवायु वाले स्थान तथा भारत का पश्चिमी तट विश्व के लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। अब देखिए, भूमध्य सागर बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी को, जो अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो समुद्र है, पूरा इलाका जहां पर खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट वगैरह मिलते हैं, जो प्राथमिक क्रियाओं में मैंने आपको पढ़ाया भी था, वो आसपास के इलाके, उष्ण इलाके। इसके अलावा भारत का पश्चिमी तट अगर आप देखें, ठीक, तो ये लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। हालांकि भारत के पूर्वी तट में भी, पूर्वी तट तो नहीं लेकिन पूर्वी भारत में आपको और मिलेंगे, खास करके उत्तर पूर्वी में, लेकिन जो पश्चिमी तट है भारत का, जहां पर वेस्टर्न घाट्स की पूरी पहाड़ियां हैं, वहां पर आपको लोकप्रिय पर्यटक स्थल दिखेंगे। इनके अलावा शीतकालीन खेल प्रदेश जो मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हैं, तो जो हिली एरियाज के जगह हैं, मनोहारी दृश्य भूमियां हैं, वहां राष्ट्रीय उद्यान है, स्मारक है, विरासत है, धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व के नगर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो ये पर्यटक प्रदेश यानी वो इलाके जहां पर पर्यटन हो सकता है। मैंने आपको बार बार बताया कि आजकल एक नया शब्दावली जुड़ा हुआ है, चिकित्सा पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल यानी चिकित्सा के कारणों से अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाता है या दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में आता है, तो उसको चिकित्सा पर्यटन कहते हैं, जो बहुत तेजी से विकसित हो रहा है भारत, थाईलैंड, मलेशिया जैसे देशों में। तृतीय क्रियाकलाप क्या है, अब एक छोटा डेफिनेशन अगर आपसे पूछ दिया जाए तो तृतीय क्रियाकलाप वे कार्य या सेवाएं, सेवाओं को आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वे कार्य या सेवाएं हैं जो पदार्थों के उत्पादन से भिन्न है। मतलब यहां पर कोई प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं होगी, और जो भौतिक पदार्थों का निर्माण, प्रसंस्करण प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते, यानी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, कोई प्रसंस्करण यानी कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी, मतलब कि आपको डायरेक्ट रूप से नहीं दिखाई देगा। लेकिन शिक्षक, व्यापारी, वकील, डॉक्टर आदि, इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। ये एग्जाम्पल है, ये सब तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। ये क्या करते हैं, सेवाओं का उत्पादन करते हैं, उत्पादन वस्तु का नहीं, सेवाओं का उत्पादन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, तो उसने 100 मरीजों को देखा,
तो उस 100 मरीज को देखने की जो फीस आएगी उतना उत्पादन उसका हो गया, वो जीडीपी में कैलकुलेट हो जाती है। कोई इंजीनियर है, उसने जितनी फीस लेकर काम की वो जीडीपी में कैलकुलेट हो जाएगी, है ना। कोई कोई ट्रेड कर रहा है, उसने जितने का व्यापार किया वो जीडीपी में इंक्लूड हो जाएगी। तो यहां सेवाओं का क्या होता है, सेवाओं का उत्पादन होता है, वो तृतीय क्रियाकलाप के अंदर रखा जाता है। डायरेक्ट पदार्थों का कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, कोई इस तरह का निर्माण नहीं किया जाता। चतुर्थ क्रियाकलाप शब्द की परिभाषा बताइए। अंग्रेजी में उसको कहते हैं क्वाडर्नरी एक्टिविटीज, और तृतीय को क्या बोलते हैं, टर्सरी एक्टिविटीज। तो ये बहुत ही विशिष्ट तथा जटिल प्रकार के क्रियाकलाप है जिनका संबंध ज्ञान से जुड़े क्रियाकलाप से है। अब देखिए, शिक्षा तृतीयक में भी है, लेकिन ये उच्च की बात करता है, ज्ञानोन्मुख कार्य जिसमें शिक्षा से संबंधित शोध आ जाएंगे, है ना, या शिक्षा अध्यापन बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जो आप कह सकते हैं कि प्रोफेसरशिप लेवल तक का होता है या लेक्चर लेवल तक का होता है, वो सारी चीजें आ जाएंगी। सूचना इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी जो है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो पूरा आप सुनते हैं, ये सब चतुर्थ क्रियाकलाप में आता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये मैं साथ साथ में लिखता हूं ताकि शब्द आपके दिमाग में बैठ जाए। शोध और विकास, यानी कि इसमें आपको क्या दिखाई देगा, इसमें रिसर्च आपको दिखाई देगा, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना। बार बार मैं आपको ये बोल रहा हूं ताकि ये शब्दावलियां, क्योंकि देखिए जैसे ही आप हायर क्लासेस में आते हैं, जो टर्म्स हैं, जो शब्दावलियां हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या आपको चतुर्थ क्रियाकलाप में दिखाई देगा, उच्च शिक्षा, सूचना यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी शोध और विकास, ये सारी चीजें जहां आपको दिखाई देंगी वो आप चतुर्थ क्रियाकलाप के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक बड़ा प्रश्न, लघु उत्तरी में थोड़ा प्रश्न है कि सेवाएं क्या हैं, इनकी विभिन्न प्रकृतियों का वर्णन कीजिए। सर्विसेज क्या है? सेवाएं विविधताओं से युक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई तरह की चीजें सेवाओं में रहती हैं, है ना। डॉक्टर की अलग, इंजीनियर की अलग, इसके अलावा मोची, नाई की दुकान, सब अपनी सर्विसेज ही दे रहे हैं। ये विभिन्न उद्योगों और व्यवसायों को ही नहीं चलाती बल्कि लोगों को भी चलाती हैं। बिल्कुल ठीक बात। परिवहन तंत्र ही ऐसा है जिसमें लोग चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो अगर सेवाओं में आप ट्रांसपोर्टेशन को ही देखें तो लोग भी जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, चाहे रेल मार्ग से, सड़क मार्ग से, वायु मार्ग से, जल मार्ग से, वो अपने आप में एक सेवा है, सर्विस है ना। अतः सेवाएं स्थिर और गतिशीलता युक्त होती हैं। एक डॉक्टर अपने केबिन में बैठे बैठे काम कर रहा है तो स्थिर सर्विस दे रहा है। आप कहीं घूम रहे हैं तो परिवहन से वो गतिशील सर्विस हो गई, सेवा हो गई। इनकी प्रकृति भी बहुस्तरीय है। जैसे निम्न स्तरीय सेवाएं क्या है, छोटे स्तर की, पंसारी की दुकान, कोई दुकान चला रहा है, वो भी सेवा है। धोबी घाट। उच्च स्तरीय सेवा में क्या है, परामर्शदाता, कोई आपको काउंसलिंग दे रहा है, डॉक्टर है ना, कार्य चिकित्सक आदि। सेवाओं की उपलब्धता भुगतान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसमें सर्विसेज में मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, सर्विस जब आप देते हैं या आप जब सेवा देते हैं तो आप इसके बदले में क्या लेते हैं, पेमेंट। ठीक, और ये पेमेंट किस तरीके की हो सकती है, ये रिम्यूनरेशन हो सकती है, रिम्यूनरेशन या वेजेस। ठीक है, वेजेस, जिसको आप क्या बोलते हैं हिंदी में, पारिश्रमिक। पारिश्रमिक, यही पारिश्रमिक आपके जीडीपी में कैलकुलेट होता है। ठीक, या आप सैलरी भी ले सकते हैं जिसको फिक्स होती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, तनख्वाह। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी सेवाओं से, तो जो ये पारिश्रमिक या तनख्वाह देगा वो ये सेवाएं ले सकता है। ठीक, जैसे बिजली का बिल भरिए, बिजली लीजिए, पानी की आपूर्ति, दूरभाष यानी टेलीफोन, ये नियमित सेवाएं हैं। जबकि घरेलू नौकर, शारीरिक श्रम आधारित, ये अनियमित सेवा है। तो ये सारी चीजें ऐसी है जिसका फिक्स आपको बिल देना पड़ेगा। और कुछ ऐसी चीजें जैसे मान लीजिए आपने कोई मजदूर बुला के काम कराया तो जितना काम आप कराएंगे उतना आपको पैसा देना है ना। तो ये कुछ फिक्स भी होती है, कुछ नियमित अनियमित दोनों होती है। पंचम सेवाएं क्या हैं, या स्वर्ण कॉलर को समझाइए। अब देखिए, आपने 2-3 कॉलर को और जॉब सुना होगा, ब्लू कॉलर जॉब आपने सुना होगा। ब्लू कॉलर में क्या होता है, जब सीधे उत्पादन से जुड़े जो लोग होते हैं, सीधे जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसमें जो मजदूरी का काम करते हैं, वो ब्लू कॉलर जॉब वाले होते हैं, नीली कॉलर वाले। कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जो प्रोफेशनल काम करते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब होते हैं। और पंचम क्रियाएं जो बहुत ही हाई लेवल की सर्विसेज हैं, उनको गोल्डन कॉलर जॉब कहा जाता है। पंचम सेवाएं वे क्रियाकलाप हैं जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन, ये देखिए विचारों की रचना, ये इसमें आ जाएगा, उनके पुनर्गठन और आंकड़ों की व्याख्या। स्टैटिस्टिक्स अगर कोई आया है, कोई डेटा है तो उसको वो व्याख्या देंगे। उसका प्रयोग और नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होते हैं। नई जितनी टेक्नोलॉजीज आएंगी उसके बारे में देखेंगे, है ना। प्रायः स्वर्ण कॉलर कहे जाते हैं। ये वे व्यवसाय तृतीयक सेक्टर का एक और उप विभाग है। अब देखिए, जो चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप है वो तृतीयक क्रियाकलापों से ही निकले हुए हैं, तो उसका उप विभाग माना जाता है। जो वरिष्ठ व्यावसायिक कार्यकारियों, सरकारी अधिकारी, अनुसंधान वैज्ञानिक, वित्त एवं विधि परामर्शदाता,
जो बड़े बड़े लॉ के जो एडवाइजर्स होंगे, फाइनेंस के एडवाइजर होंगे, जो साइंटिस्ट लोग होंगे, ये सब क्या होंगे, इनके उच्च वेतन होते हैं और इनकी कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी विज्ञान के क्षेत्र में जो रिप्रेजेंटेटिव बड़े बड़े होंगे, जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होंगे, या वकालत के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में, वो सब इसमें आएंगे। उन्नत अर्थव्यवस्था के विकास में इन व्यवसाय कर्मियों का विशिष्ट महत्व होता है, जो इनकी संख्या से नहीं बल्कि कार्य परिणाम से प्रदर्शित होता है। तो अगर आप अंतर देखना चाहें तो इसमें ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर के बाद जो स्वर्ण कॉलर है, ये उच्च वेतन भोगी होते हैं, इनका रेपुटेशन बहुत ज्यादा होता है और ये बहुत ही विशिष्टकृत ज्ञान रखते हैं, हाई लेवल का ज्ञान रखते हैं। ठीक है। नीति निर्धारण में ये शामिल होते हैं। भारत में चिकित्सा पर्यटन का वर्णन कीजिए। इसका चर्चा मैं अभी आपसे कर रहा था। मेडिकल टूरिज्म, ये सब ध्यान रखिए, चिकित्सा पर्यटन या मेडिकल टूरिज्म। ठीक है, क्या है देखते हैं। जब चिकित्सा उपचार को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबंध कर दिया जाए तो इसे सामान्यतः चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी देश बनकर उभरा है। यहां महानगरों में अवस्थित विश्व स्तरीय अस्पतालों में विश्व के विभिन्न देशों के रोगी उपचार के लिए आते हैं। संयुक्त राज्य स्वास्थ्य सेवा तंत्र के अंतर्गत प्रतिवर्ष होने वाली लाखों शल्य क्रियाओं की तुलना में यह संख्या बहुत अधिक है। इसी प्रकार के चिकित्सा पर्यटन उद्योग का विस्तार भारत के अतिरिक्त थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया जैसे विकासशील देशों में भी उभरता हुआ उद्योग बन रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि दुनिया भर में जो हमारे यहाँ भारत में खास करके जो अस्पताल, नए नए शोध अनुसंधान, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं, उसका नतीजा ये हो रहा है कि बाहर से लोग यहाँ पर उपचार के लिए आ रहे हैं और भारत के तरीके थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया जैसे देश भी इसमें तेजी से उभर रहे हैं। और इससे क्या होता है, इससे इकोनॉमी बढ़ती है। बाहर के लोग जब यहाँ आएंगे तो यहाँ करो, पहले तो विदेशी मुद्रा हमको देंगे, दूसरा ये कि यहाँ के जो सर्विसेज होंगी उनकी मांग बढ़ेगी और वो फिर पैसा यहाँ देकर जाएंगे यहाँ, और तरह तरह के लोगों को रोजगार मिलेगा और पर्यटन चिकित्सा के माध्यम से ही फैलता चला जाएगा। तो ये बहुत एक बर्निंग इशू है, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। बाह्यस्रोतन क्या है, इसके क्या परिणाम होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे, आउटसोर्सिंग। बार बार मैं बता रहा हूं, आउटसोर्सिंग। ठीक है, क्या है देखिए। बाह्य स्रोतन अथवा ठेका देना दक्षता को सुधारने और लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण को काम सौंपना है। एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लीजिए यूएसए है। ठीक है, तो यूएसए में एक कंपनी है मोबाइल की। ठीक, मान लीजिए मोबाइल कंपनी है, तो मोबाइल कंपनी के बहुत सारे ग्राहक हैं। ठीक है, तो जब वो मोबाइल यूज करेंगे तो उनको कोई ना कोई समस्या आएगी तो कहां कॉल करेंगे, कॉल सेंटर में। ठीक, अब ये मोबाइल कंपनी वाला ये देख रहा है कि मैं अपने मोबाइल बनाने वाले लोगों को तो तनख्वाह दे रहा हूं, केवल कॉल सेंटर चलाने के लिए दुनिया भर का पैसा लोग मांग रहे हैं, तो क्यों ना मैं इस कॉल सेंटर का काम क्या कर दूं, आउटसोर्स कर दूं या ठेके पे दे दूं। अब कई बार क्या होता है, देश के अंदर ही कोई कंपनी होती है जो ठेका ले लेती है कि ठीक है आप मुझे लमसम अमाउंट 4-5 लाख दे दीजिए और मैं क्या करूंगा, आपके मोबाइल से संबंधित जो भी लोगों के फोन आएंगे वो अपने आदमी बैठा के उनसे सुनवा लूंगा, हैंडल करवा लूंगा। ठीक, आप अपने आदमी को भेज दीजिएगा, 1-2 आदमी को ट्रेन कर देंगे उनको। कई बार ये क्या होता है, ठेका देश के बाहर भी दिया जाता है। तो जितने विकसित देश हैं, अमेरिका, सरीखे, यूरोप के देश, वो बाहर के देशों में इसको देते हैं ताकि क्वालिटी भी अच्छी बनी रहे और कम पैसे में काम हो जाए। ठीक, यह कार्य वहां अधिक होता है जहां सस्ता और कुशल श्रम उपलब्ध होता है। तो जहां खूब ज्यादा लोग हैं, जैसे भारत जैसे देश, और अच्छा वहां पे उनको लेबर मिल जाएगा। इस कार्य में अधिकांशतः देश के या दूसरे देश के प्रोजेक्ट लेकर कार्य किए जाते हैं और ठेके द्वारा उसी देश को श्रम शक्ति का उपयोग किया जाता है। बाह्य स्रोतन के भारत, चीन, पूर्वी यूरोप, इजराइल, फिलीपींस आदि में बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खुले हैं, जैसा मैं बता रहा था, और देश के कुशल श्रमकर्ताओं को काम या आय प्राप्त हो रहा है। तो उन देशों को जो ये ठेका दे रहे हैं उनको फायदा ये है कि अच्छी क्वालिटी में सस्ते में काम हो जाता है, और जिन देशों में ये खोला जाता है वहां के लोगों को आय या रोजगार आसानी से मिल जाता है। ठीक है जी, आगे देखिए। जिन व्यापारिक क्रियाकलापों को बाह्य स्रोतन किया जाता है उनमें सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता, कॉल सेंटर, ये सारी सेवाएं प्रमुख है। भारत के महानगर हैदराबाद में स्थापित एक कंपनी भौगोलिक सूचना तंत्र की तकनीक पर आधारित परियोजना पर संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा जापान जैसे देशों के लिए कार्य करती है। उदाहरण दिया है कि हैदराबाद में कंपनी होगी, लेकिन वो काम किसके लिए कर रही है, अमेरिका के लिए, जापान के लिए। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्रों में अंतर बताइए। इसकी चर्चा भी हमने की थी। तो ग्रामीण विपणन केंद्र यानी कि विलेज लेवल की जो मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर होता है,
ग्रामीण विपणन केंद्र के बारे में देखिए, किसी मुख्य ग्रामीण बस्ती में स्थापित इस व्यापारिक केंद्र के द्वारा निकटवर्ती छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों का पोषण होता है। ठीक, मान लीजिए 4-5 बस्तियां हैं गांव की, बगल में 2-4 दुकानों की एक सेंटर बन गया, तो उनसे उनका पोषण चलता रहेगा। वे स्वयं में बड़े व्यापारिक केंद्र नहीं होते, परंतु ग्रामीण जनसंख्या की अधिक मांग वाली वस्तुओं और सेवाओं की फुटकर एवं थोक रूप में आपूर्ति करते हैं। ग्रामीण विपणन केंद्रों पर आवधिक साप्ताहिक बाजार की व्यवस्था भी होती है। ऐसे बाजार उन बस्तियों में अधिकतर लगते हैं जहां नियमित बाजार नहीं होते। तो जाहिर सी बात है, वहां पर आप कह सकते हैं कि रेगुलर मार्केट अगर नहीं होगा तो वहां जैसे मंगलवार बाजार, शुक्रवार बाजार, शनिवार बाजार, ऐसे एक एक दिन के साप्ताहिक बाजार लग जाते हैं, या छोटे छोटे दुकानों होते हैं जो अगल बगल की बस्तियों को पोषण करते हैं। हाँ, यहां पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि ग्रामीण विपणन केंद्र में मुख्यतः फुटकर व्यापार होता है। यहां पर कोई होलसेल या थोक का व्यापार नहीं होगा, यानी कि जरूरत की चीजों के लिए फुटकर व्यापार यहां पर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और बहुत स्पेसिफाइड मार्केट नहीं होगा। जैसे शहरी ग्रामीण में क्या होगा, शहरी बाजार में क्या होगा, कहीं एक जगह सोने चांदी की दुकान, कहीं बर्तनों की मार्केट, कहीं जूतों की मार्केट। यहाँ क्या होगा, सब कुछ मिला के 2-4 छोटी छोटी दुकानें रहेंगी। ठीक है, ये अंतर आपने देखा भी होगा, बहुत ये नॉर्मल है। इन बाजारों में परिग्रामों के लोग आकर समय समय पर अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं ले जाते हैं। ठीक, अब नगरीय विपणन केंद्र देखिए, विपणन मतलब होता है मार्केट का, ठीक ना। इन केंद्रों पर सामान्य एवं विशिष्ट वस्तुएं एवं सेवाएं मिलती हैं। नॉर्मल चीजें तो मिलेंगी, विशिष्ट चीजें भी मिलेंगी, जैसे कार चाहिए, मशीनें चाहिए, है ना, तो इस तरह की स्पेसिफाइड चीजें भी आपको मिलती है, और सर्विसेज भी मिलेंगी, वकील, डॉक्टर, टीचर, शिक्षक, ये सब कुछ यहां मिलेंगे आपको। ये केंद्र विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ विशिष्टीकृत बाजार भी प्रस्तुत करते हैं, यानी जो मैन्युफैक्चर गुड्स हैं वो तो मिलेंगे ही, कुछ विशिष्टीकृत बाजार भी होंगे। जैसे श्रम बाजार, एक ऐसा जगह होगा, लेबर चौक, जहां केवल लेबर खड़े होंगे, ले जाइए वहां से लेबर उठा के पैसा देके। होटल आपको मिलेगा, अर्धनिर्मित उत्पाद, शैक्षिक सेवाएं, परामर्श सेवाएं, चिकित्सक सेवाएं, कानून के लिए वकील। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपको कहीं सराफा बाजार मिल जाएगा, है ना, जहां केवल सोने चांदी की दुकान होगी, कहीं आपको जूता बाजार मिल जाएगा, है, कहीं कपड़े का स्पेशल बाजार मिल जाएगा। तो इस तरह के अलग अलग बाजार भी यहाँ मिल जाते हैं। ग्रामीण विपणन केंद्र इन्हीं नगरीय केंद्रों पर आश्रित होते हैं। गांव के जो बाजार वाले होते हैं यहीं आके थोक से सामान यहाँ से ले जाते हैं। किसी क्षेत्र और प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास में इन नगरीय विपणन केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सेवाओं के प्रमुख घटक का वर्णन कीजिए। यानी सर्विसेज अगर आप देखें तो उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। तो सेवाओं के प्रमुख घटक में एक तो होता है वाणिज्यिक सेवा, यानी कमर्शियल एक्टिविटीज, जैसे विज्ञापन, जो एडवर्टाइजमेंट का पूरा काम देखते हैं वो इसमें आता है। कानूनी सेवाएं देना, जनसंपर्क और परामर्श, ये सब जो काम है वो कमर्शियल एक्टिविटीज है। अचल संपत्ति के क्रय विक्रय संबंधित सेवाएं, ठीक, जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी डीलिंग वाला जो काम है, जो वित्त, बीमा और वाणिज्यिक और आवासीय भूमि और भवनों से संबंधित है। इंश्योरेंस का काम, बैंकिंग का काम, सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। उत्पादक तथा उपभोक्ता को जोड़ने वाले थोक और फुटकर व्यापार तथा रख रखाव और मरम्मत के लिए कार्य जैसी सेवाएं, कोई कोल्ड स्टोरेज बन रहा है, इनको मेंटेन करने वाली जो सर्विसेज हैं, पैकिंग सर्विसेज हैं, ये सारी चीजें इस सेवाओं में आ जाती हैं, वाणिज्यिक सेवाओं में। परिवहन और संचार में रेल, सड़क, जलयान, वायुयान सेवाएं, महा डाक तार सेवाएं, तो परिवहन और संचार भी सेवाओं का प्रमुख घटक है। मनोरंजन में दूरदर्शन, रेडियो, फिल्म, साहित्य, ये सारी चीजें क्या है, ये भी आपका सेवाओं में आ जाता है, इंटरटेनमेंट जो चीजें हैं। प्रशासन में देखिए, स्थानीय प्रशासन, राज्य तथा राष्ट्रीय प्रशासन, अधिकारी वर्ग जो पंचम क्रियाओं में चला जाता है। पुलिस, केंद्र सेवा तथा अन्य जन सेवाएं, ये भी सर्विसेज का पार्ट है। गैर सरकारी संगठन, जिसको क्या बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, आपने बहुत सुना होगा, एनजीओ, ये भी अपनी सेवा देता है। ये क्या होता है, सरकारी नहीं होता, पर रजिस्टर्ड संस्थाएं होती हैं जो लोगों के लिए काम करती हैं। तो इसमें शिशु चिकित्सा, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, ये आदि लाभ रहित, ये क्या होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। इसको लाभ कमाना इनका उद्देश्य नहीं रहता है। ये लोग भी क्या करते हैं, एक तरह से परोपकारी संगठन, लोगों के भला के लिए काम करते हैं, और ये भी सेवाओं के अंदर, सर्विसेज के अंदर आते हैं। अगला सवाल है कि विश्व में ग्रामीण क्षेत्रों के आवधिक बाजारों की विशेषताओं को समझाइए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक यानी क्या होता है, टाइम के हिसाब से चलने वाले जो बाजार होते हैं, या कुछ समय के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार एक निश्चित दिन पर लगाए जाते हैं। ये बाजार साप्ताहिक हो सकते हैं, यानी हफ्ते में एक बार। पाक्षिक यानी जो 15 दिन का पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, आपने सुना होगा ना, 15-15 दिन का। मासिक यानी महीने में एक बार हो सकता है। परिग्रामीण क्षेत्रों से, आसपास के गांव के क्षेत्रों से लोग आकर अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, आवधिक बाजार बोलते हैं। इन बाजार के भारत में स्थानीय नाम है हाट, पैठ, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक बाजार। ये एग्जाम्पल है, पूछ सकता है। कालिक अवधि पर लगने वाले बाजारों के कारण दुकान और व्यापारी हमेशा व्यस्त रहते हैं।
तो कहीं एक जगह कभी आज यहाँ लगाएंगे, परसों वहां लगाएंगे, इस तरह के छोटे छोटे बाजार आपने देखे होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक साथ सारी चीजें यहां मिल जाती हैं। अगला सवाल है, फुटकर व्यापार सेवाओं की विशेषता बताइए, यानी रिटेल मार्केट। फुटकर व्यापार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट। फुटकर व्यापार वह व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है, यानी जो कंज्यूमर होंगे वो सीधे दुकान पे जाएंगे, डायरेक्टली चीजों को खरीद लेंगे। यह एक स्थानीय व्यापारिक क्रिया है, या मतलब कि ये छोटे छोटे गांव के आसपास चीजें आपको मिलेंगी। अधिकांश फुटकर व्यापार एक निश्चित स्थान पर होता है। फेरी, रेहड़ी, ट्रक, द्वार से द्वार, डाक के द्वारा, दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीन, इंटरनेट से जो आप फुटकर आजकल अमेजन वगैरह से आप मंगा लेते हैं सामान, एक एक चीजें, जहां से भी आप जाकर एक एक चीज, जैसे पेन है तो पूरा बंडल ना खरीद के एक एक अगर आप खरीद ले रहे हैं, समझ लीजिए फुटकर व्यापार है, रिटेल मार्केटिंग है। और ये खास करके बस्तियों के, मोहल्लों के पास जो दुकानें होती हैं वहां पाई जाती हैं। स्वच्छंद उद्योग की व्याख्या कीजिए। तो स्वच्छंद उद्योग ऐसे उद्योग को कहा जाता है जिनकी अवस्थिति पर कच्चे माल के स्रोत से दूरी का प्रभाव नहीं पड़ता। ये द्वितीय क्रियाकलाप में भी हमने देखा था ये क्वेश्चन, ये व्यापार से जुड़ा है कि ऐसे उद्योग रहते हैं जहां पर जो उनका रॉ मटेरियल कहां पाया जा रहा है, कितनी दूर है, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये कहीं भी स्थापित कर दिए जाते हैं। तो जिसमें कंप्यूटर उद्योग, मोबाइल उद्योग, ये सारी चीजें आती हैं। अब दीर्घ उत्तरी में कुछ सवाल देख लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तृतीयक सेवा या क्रियाकलाप क्या है? व्यापार एवं वाणिज्य क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। या एक क्वेश्चन इसमें बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूरा सेक्टर ही तृतीयक क्रियाकलाप का चैप्टर ही है। अब तृतीयक सेवा के बारे में देखिए। तृतीयक सेवा या क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन भी होगा और एक्सचेंज भी होगा, लेकिन उत्पादन होगा किस चीज का? वस्तुओं का नहीं, सेवा का। ठीक है, उत्पादन किस चीज का होगा? सेवा का। ठीक, और विनिमय यानी आदान प्रदान होगा। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता जिनका उपभोग किया जाता है ये शामिल होते हैं, जैसे डॉक्टर की सेवा, लॉयर वकील अपनी सेवा देगा, शिक्षक अपनी सेवा देगा, और इसी का आदान प्रदान होगा। विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं हैं, इनका उपयोग दूरी को निष्प्रभावी करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार तृतीयक सेवाओं में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन सम्मिलित होता है। एक प्रशासक, तकनीशियन, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, चालक, दुकानदार इत्यादि ये सभी तृतीयक क्रियाकलाप के अंदर आते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका पूरे टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर में निभाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पूरा जो चैप्टर है ना वो इसी तृतीयक क्रियाकलाप पर है। तो तृतीयक क्रियाकलाप, टर्सरी एक्टिविटीज को हमेशा आपको सेवा या सर्विस से लेके चलनी है। पूरा सर्विस पर ये बेस्ड है। उसी सर्विस में आपका वाणिज्य आएगा, व्यापार आएगा, परिवहन आएगा, संचार आएगा, शिक्षा आएगी, स्वास्थ्य आएगा, आगे चतुर्थक पंचम क्रियाओं में फिर उच्च शिक्षा, उपग्रह, प्रशासनिक सेवाएं, सूचना और प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें उसमें ऐड होती चली जाएंगी। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो सेक्टर है पूरा, ये अपने आप में अब ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर सीधे धीरे धीरे बनता जा रहा है। और भारत की जीडीपी में तो लगभग 50 से 55% तक पूरा शेयर किसका आ रहा है? इसी तृतीयक सेक्टर का बनता चला जा रहा है। इसमें आगे आपको क्या दिखाई देगा? व्यापार और वाणिज्य क्रियाकलाप तृतीय सेक्टर में, जिसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, बार बार मैं आपसे चर्चा करता हूं, इसको बोलते हैं, देखिए अंग्रेजी के शब्दावलियां अभी आपको जरूरी हैं, आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, पर उससे क्या होता है ना, कई बार रिकॉलिंग में भी आपको आसानी होती है। ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, तो अब व्यापार वास्तव में अन्यत्र उत्पादित मदों का क्रय और विक्रय। होता क्या है व्यापार में? सीधे सीधे उत्पादित वस्तुओं का ट्रेड एंड आप क्रय विक्रय करते हैं, सेल एंड परचेज। लेकिन एक चीज आप ये भी ध्यान रखिए कि इसमें सर्विसेज का भी सेल परचेज होता है, गुड्स का भी, सर्विसेज का भी। इसका उद्देश्य लाभ कमाना है। तो लाभ कमाने के लिए अब ध्यान रखिए, जो उत्पादन वस्तु का किया जा रहा है वो उत्पादन वाला पूरा प्रोसेस द्वितीय क्रिया में है, लेकिन उत्पादन के बाद जब उसको हम खरीद बेच रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये जो प्रोसेस है ये व्यापार का पार्ट है। व्यापारिक गतिविधियां मुख्यतः कस्बों, नगरों और महानगरों में अधिक होती हैं। ऐसे स्थान व्यापारिक केंद्र होते हैं जहां प्रतिदिन क्रेता विक्रेताओं की भीड़ भाड़ से एक विशिष्ट भूदृश्य का विकास होता है, जिसे दूसरे शब्दों में बाजार कहा जाता है। तो जो विपणन केंद्र है, जहां पर क्रेता है, विक्रेता है ना, और एक दूसरे से चीजें खरीद रहे हैं, उस बाजार के भी कई पार्ट होते हैं। कई बार वो एकाधिकार बाजार होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है, जो अर्थशास्त्र में आपने कभी सुना होगा, मोनोपोलिस्टिक परफेक्ट कंपटीशन बाजार। अलग अलग वस्तुओं के क्रय विक्रय के आधार पर बाजार भी बनते हैं। हमने यहाँ पर ग्रामीण और नगरीय व्यापार केंद्र देखे, तो ये आपको दिखाई देता है। व्यापारिक केंद्र ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्रों के रूप में विकसित होते हैं, जो बाद में व्यापारिक क्षेत्र बन जाते हैं। और ये सारा का सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? ये तृतीय क्रियाकलाप में आता है। बार बार मैं आपको वहीं ले जाना चाह रहा हूं, जो चैप्टर का पूरा क्रक्स है।
जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टर्सरी एक्टिविटीज। टर्सरी एक्टिविटी। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये आप देख सकते हैं तृतीयक क्रियाकलाप। अगला प्रश्न है कि पर्यटन को प्रोत्साहित या प्रभावित करने के कारक समझाइए। और मैं जब चैप्टर आपसे डिस्कस कर रहा था, मैंने बार बार कहा है कि जो तृतीयक क्रियाकलाप में आजकल दुनिया में सबसे तेजी से उभर रहा जो क्षेत्र है वो पर्यटन का है, जिसको आप कहते हैं टूरिज्म। इसलिए कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो क्या है, सीधे सीधे अब इसी पर बेस्ड हो चुकी हैं, इसी पर अपनी अर्थव्यवस्था को इन्होंने आधारित कर लिया है, टूरिज्म। क्योंकि देखिए, प्राथमिक क्रियाएं आपको पता है कृषि पर आधारित हैं। जो कृषि से संबंधित जो प्राकृतिक आपकी संपदाएं हैं, प्राकृतिक जो संसाधन हैं, उस पर आधारित हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर दुनिया में हर देश को ऐसा मिला हो कि वहां पर कृषि हो सके, वहां पे पशुपालन कर सकें, पहली बात। दूसरी बात, जो द्वितीय क्रिया इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर भी कुछ जरूरत की चीजें चाहिए। वहां पर क्या चाहिए, रॉ मटेरियल्स मिलने चाहिए, परिवहन की अच्छी सुविधा होनी चाहिए, इसके अलावा पानी होना चाहिए, बिजली होना चाहिए। तो दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां वो शामिल नहीं है, तो वहां पर पर्यटन को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है। टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी वो बन जाती है। मैं मालदीव की चर्चा बार बार कर रहा हूं। तो उनको क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं, पर्यटन ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो पर्यटन को प्रभावित करती हैं, जहां जिसकी वजह से पर्यटन अधिक होगा या कम होगा। तो पर्यटन को प्रोत्साहित या प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले पर्यटन की मांग में वृद्धि। अगर मान लीजिए कोई ऐसी जगह होगी जहां उस जगह की पर्यटन के लिए डिमांड बढ़ती है तो पर्यटन बढ़ेगी। और इसके कई कारण होते हैं, इसके कल्चर या सांस्कृतिक कारण भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी जगह की संस्कृति बहुत रिच है, कल्चर बहुत रिच है, तो वहां पे अचानक लोग जाने लगेंगे। जैसे मान लीजिए मथुरा में मैं एग्जांपल देता हूं, बरसाना है, तो बरसाने की होली बड़ा फेमस है, तो लोग उसको देखने जाएंगे। उदयपुर की होली देखने जाएंगे, है ना। महाराष्ट्र का गणेश उत्सव देखने कई लोग चले जाएंगे, ठीक है। कहीं का भोजन बड़ा कल्चर का पार्ट है, भोजन बड़ा स्वादिष्ट है, तो वहां के भोजन के लिए लोग चले जाएंगे। तो इस अन्य अन्य कारणों से, ऐतिहासिक अगर आप देखें तो कहीं का हिस्टोरिकल पक्ष इतना मजबूत है कि उस हिस्ट्री के चीजों को देखने के लिए लोग पहुंचेंगे। भाई यहाँ ये पानीपत का मैदान है, यहाँ इतनी लड़ाइयाँ हुई थी, या उसको देखेंगे। या ये इस राजा का किला है, चित्तौड़ का किला है ऐतिहासिक, इसका बहुत महत्व है, उसको देखने हम जाएंगे, है ना। कहीं कहीं रिलीजियस या धार्मिक कारण होता है। जैसे मान लीजिए अभी राम मंदिर बन रहा है, तो ये धर्म के अनुसार, धर्म के हिसाब से बहुत ही वो एक कह सकते हैं कि पवित्र स्थल है हिंदू के लिए, तो वो वहां पर टूरिज्म या पर्यटन के लिए जाएंगे। मक्का मदीना में मुस्लिम लोग जाते हैं। तो ये धार्मिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक या आप कह सकते हैं कि सांस्कृतिक तौर पर भी पर्यटन की मांग बढ़ती है। तो पिछले 50-60 वर्षों में छुट्टियां बिताने के लिए पर्यटन की मांग में वृद्धि हुई है। लोगों के जीवन के स्तर को ऊंचा उठने और खाली समय में वृद्धि के कारण अनेकानेक लोगों को छुट्टियां बिताने की प्रेरणा मिली है। तो लोग पर्यटन की मांग में वृद्धि हो रही है। अधिक समृद्धि, लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई अब ज्यादा लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इनकम अर्न कर रहे हैं, तो उसको खर्च करने के लिए लोग अच्छी अच्छी जगह जाकर घूमना चाहते हैं। संसार के अनेक देशों में काफी बड़े वर्ग की आय में भारी वृद्धि हुई है। ऐसे लोग दूर दूर देशों में पर्यटन के लिए जाने में समर्थ हैं और वो पर्यटन के लिए जाते रहते हैं। परिवहन के सस्ते और तीव्रगामी साधन, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं कि पर्यटन के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। बहुत सारे ऐसे जगह थे जहां पर आप जा ही नहीं सकते, वहां कनेक्टिविटी करना, परिवहन के साथ जाना बड़ा मुश्किल है, तो आप कैसे जुड़ेंगे। तो जैसे जैसे परिवहन के अलग अलग साधन विकसित हुए हैं, वैसे वैसे लोगों ने पर्यटन को और ज्यादा विकसित किया है, पर्यटन को इसने प्रभावित किया है। जैसे आप केदारनाथ का उदाहरण लीजिए, पहले हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं थी, तो केवल वही लोग जा सकते हैं जो बहुत फिट हों, लेकिन अब बूढ़े बूढ़े लोग भी पहुंच जाते हैं हेलीकॉप्टर सीधे और दर्शन करके चले आते हैं। तो ये सारी चीजें परिवहन के सस्ते और तीव्रगामी साधन के रूप में दिखाई देते हैं। सड़क, रेल और वायु परिवहन में विकास तथा वायु परिवहन के सस्ते होने के कारण पर्यटन को प्रोत्साहन मिलता है। अधिक छुट्टियां पहले के मुकाबले लोगों को मिलने लगी हैं। जो वर्क कल्चर है, कार्य संस्कृति है, उसमें थोड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। तो ये पर्यटन को विकसित करने में प्रभावित कर रही है ना, कि जैसे काम के नए तौर तरीकों से लोगों को काफी खाली समय मिल रहा है। जैसे आजकल आप देखते होंगे वर्क फ्रॉम होम का कंडीशन कोविड में बहुत दिखाई दिया, तो लोगों को घर बैठे काम करने का मौका मिला, थोड़ा समय निकाल के लोग घूम भी सकते हैं। कुछ लोग घर बैठकर कंप्यूटर के माध्यम से काम करते हैं, या कुछ अंशकालीन कामगार हैं, अंशकालीन यानी कुछ समय के लिए काम करना है, ऐसे लोगों के पास पर्यटन के लिए समय होता है और वो पर्यटन कर सकते हैं। तो ये वो फैक्टर हैं जो पर्यटन को बढ़ा रहे हैं। देखिए कई सारे अलग अलग हमने स्वरूप देखे हैं। इसके अब ये आपको शायद फैक्टर कम दिखाई देंगे, जो कई बार पॉइंट्स में दिखाई देंगे, लेकिन ये नए तरीके के फैक्टर हैं जो परिवहन को प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा तो बाकी जो फैक्टर वही है कि सरकार की नीतियां होनी चाहिए, वहां पर बिजली की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, सड़कों की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, है ना, कानून व्यवस्था वहां की सुरक्षित होनी चाहिए ताकि वहां लोग जाना चाहें। ये तो फैक्टर्स हैं ही, लेकिन ये 3-4 भी ऐसे फैक्टर हैं जिन्होंने पर्यटन को विकसित करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो स्टूडेंट्स, जो तृतीय क्रियाकलाप है जो सेवाओं से जुड़ी हुई है, उसके साथ साथ चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप हमने देखा।
इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं या जरूरी सवाल हो सकते हैं जो परीक्षा में आपको पढ़ के जाने, वो हमने डिस्कस किए। इसके पहले हमने पूरे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन, टॉपिक वाइज वीडियोस, एनसीईआरटी सॉल्यूशन और एमसीक्यूज कर लिए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप प्लीज जरूर उसको पढ़िए और अपनी तैयारी और स्ट्रांग बनाइए। एक और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन ये स्टूडेंट्स की मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है magnetbrains.com। वहां पर आप कई बार क्या होता है ना, यूट्यूब पर भटक जाते हैं, लेकिन वेबसाइट पर एक क्रमवार तरीके से पढ़ाई अगर आपको करनी है तो आप वेबसाइट पे जाइए, वहां सीबीएसई हिंदी मीडियम सेलेक्ट करके क्लास 12 सेलेक्ट करिए और फिर वहां आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र। बाकी 12th क्लास के स्टूडेंट्स भी अलग अलग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई वहां कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और स्ट्रांग बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां जैसे ही आप आएंगे आपको क्या क्या चीजें मिल जाएंगी, सीबीएसई, एनसीईआरटी और सभी स्टेट बोर्ड से आधारित सारे चैप्टर का कंप्लीट सिलेबस ओवरव्यू आपको मिलेगा। इसके अलावा पूरे चैप्टर का वन शॉट रिवीजन, टॉपिक वाइज छोटे छोटे वीडियोस में मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन जो बहुत जरूरी है परीक्षाओं के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी की वेबसाइट पर बिल्कुल क्रमवार तरीके से टॉपिक वाइज मिल जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी 100% मुफ्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन इसके लिए नहीं लेना है, बिल्कुल निःशुल्क आप ये पढ़ाई कर सकते हैं। बस आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंचे और आप भी इस तरह की और वीडियोस का फायदा उठा सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो खूब मन लगा के पढ़िए, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।